नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। आप सभी की एक प्यारी सी कमेंट थी कि सर आरआरबी ग्रुप डी की जोन वाइज कट ऑफ सर जैसे ओपन में कट ऑफ कह सकते हैं कितने पे जाएगी, वो सब बात कर रहे हैं। सर हमें बताइए कि हमारे जिस जोन में हमने फॉर्म भरा है उसी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम तैयारी को उतना ही बेहतर लेकर चले, क्योंकि देखिए तैयारी क्या है। देखो कोई कहता है कि कट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैं भी मानता हूं कि कट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर इतनी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। बात बताइए, जब हमें पता ही नहीं है कि हमें किसी लिए या एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें टारगेट ही नहीं पता। हमें पता है हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, पर हम कितना टारगेट लेकर चले ना, तभी तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि हम कितना स्कोर हमारा कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात, लोग यहाँ पर सिर्फ सेफ स्कोर की बात करेंगे। ठीक है, कट ऑफ क्यों है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़ते हैं कितने घटते हैं वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो अपना स्कोर कितना होना चाहिए वो तो इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी 16 के 16 जोन का पूरा डिटेल में विश्लेषण हम करने वाले हैं। तो पैट की तैयारी कौन करेगा, यानी पीटी के लिए कौन प्रिपेयर रहे और कौन नहीं, वो सारी बातें भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कड़वा सच एक छोटा सा ये है कि पिछली बार जो वैकेंसी 2019 में आई थी 1 लाख पदों पर 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म भरे गए। 2025 वाली वैकेंसी 32,000 प्लस फॉर्म, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे गए। बात ये नहीं है पहले की पहले बच्चे सब ऐसे ही थे, नहीं मेरे भाई, पढ़ने वाले पहले भी थे। पर हाँ, इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर 1 लाख वैकेंसी थी ना, 1 लाख वैकेंसी थी, तो यहाँ पर 1 लाख बच्चे तो सिलेक्ट हुए ना। बाकी जो बच्चा था वो आज भी तैयार है, क्योंकि एज लिमिट काफी होती है, 35 साल तक बच्चा भरता है। तो कहने का मतलब काफी बच्चा पुराना भी यहाँ पर है। ठीक है, और फ्रेशर बच्चे भी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो कि कई साल से इसका इंतजार कर रहे थे, मतलब बढ़िया पढ़े लिखे बच्चे हैं, है ना। आजकल तो जिसको भी देखो बस एक जॉब चाहिए होती है। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर पेपर का लेवल हार्ड था, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे स्मार्ट थे, तो छात्रों की संख्या बढ़ी यहाँ पर, है ना। कहने का मतलब है कट ऑफ की अगर चीजों को चेक करें तो अहम 3 चीजें होती हैं। पहला होता है मेरे दोस्त नॉर्मलाइजेशन का खेल। यह कट ऑफ जो होती है नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी पोस्ट की जो, अगर किसी भी पोस्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद जो अंकों के आधार पर केवल रो मार्क्स पर ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका, आपने जो स्कोर किया वो 65 आया, 70 आया, आपकी शिफ्ट कैसी थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जिस जोन में भरा उसमें कितने फॉर्म भरे गए, कितनी सीट थी, और उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने, यानी एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है तो अटेम्प्ट कितना हुआ, और शिफ्ट कैसी गई थी, हार्ड शिफ्ट थी या आपकी लो शिफ्ट गई। तो वो भी, ये सब चीजें मैटर करती हैं एक नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है दूसरा होता है कि +3 या -3 अंकों का एक मार्जिन होता है। यदि आपका स्कोर इस रेंज के आसपास हो रहा है तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी कि सर मैं आगे बढ़ूं या नहीं। 3 गुना बुलावा, यानी कि आपको पता है, जैसे आपको पता है पीईटी, आप मतलब आप जैसे रिटन एग्जाम क्लियर कर देते हो तो 3 गुना बच्चा बुलाया जाता है पीईटी के लिए। ठीक है, जब 32,000 पोस्ट है तो इसका 3 गुना बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी के केवल 3 गुना छात्र को बुलाया जाएगा, उनसे पेट कराया जाएगा, बाकी को जो रह जाएंगे उनको निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी रिजेक्शन है ना। बहुत सारे सोचते हैं ना कि सर यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट, जाने 32,000 ही बच्चे पर 3 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, यानी कितने बच्चे बाहर होंगे ना, समझ पा रहे हैं ना। आइए समझाते हैं। अब सीधा हमारा पॉइंट क्या है, कट ऑफ के मैटर को हम समझाते हैं कि पश्चिमी जोन में जो बच्चों ने भरा है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, ऐसे हम सभी जोन के ऊपर हम यहाँ पर टिप्पणी करने वाले हैं और समझाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि हमने सारे डाटा को देखा है। जो भी आपको पता है कि मैं एक यूट्यूब पर मेरा एक ऐसा चैनल है जिस चैनल के माध्यम से मैं आपको रियल एनालिसिस देता हूँ। आपने यूट्यूब पर चैनल बहुत देखे होंगे, मैंने एएलपी का, पिछला आपका जो ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ है, मैंने एक एक शिफ्ट का रियल एनालिसिस, क्या क्वेश्चन रीजनिंग में आए हैं, क्या क्वेश्चन जीके में आए, A to Z क्वेश्चन, वही साइंस में क्या पूछा जाता है, मैं सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर से कहां से क्वेश्चन आया और जो एग्जाम में आया मैं वही समझाता हूँ बिल्कुल। पर और भी चैनल है जो आपको पूरा ऑथेंटिक डाटा नहीं देते। तो आप लोगों के जो स्कोर आप लोगों ने बताया, जो आपका सेफ स्कोर रहा, कितने आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, आंसर की में क्या आ रहा है, मतलब जो भी आप ने बताया वो सारी चीजें मैं आपको देखकर, उसका डाटा सबको देखकर मैं आपके लिए एक रियल एनालिसिस लेकर आया हूं और समझना है मेरे भाई। जो अहमदाबाद जोन से जो भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जनरल की अगर आप 68 से 73 के बीच लेकर आ रहे हैं तो आपका सेफ है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस बच्चा 65 से 70 के बीच ला रहा है तो ये सेफ है। एससी वाला 62 से 67 के बीच, और एसटी वाला 63 से 68 के बीच। मैंने अभी फिर बोला था कि कट ऑफ का मैटर क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बाद देखिए नंबर बढ़ने पर आ जाए तो 5, 7, 10, 12 नंबर भी बढ़ जाते हैं, और घटने पाए तो 2 से 4 नंबर बढ़ भी जाते हैं। इस बार आप कहेंगे विकास भैया जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस आप एक साथ क्यों बता रहे हैं, भैया एक सिंपल सी बात है, आपको पता है कि
जितने भी बच्चे अनरिजर्व में आते हैं जनरल में, वो सभी बच्चे क्या है, जितने भी जनरल वाले बच्चे वो सब ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं। यानी इस बार जनरल और ईडब्ल्यूएस का कंपटीशन बराबर है। और अगर मैं कहूं कि लमसम 2 से 3 नंबर अगर कम पे ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो रहा है, तो ओबीसी का भी इसी के आसपास ही रहता है। इसलिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग समान सी ही रहेगी, ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। इतने तो आप भी समझदार होंगे जी सर। एसटी वर्ग में भी भारी प्रतिस्पर्धा है, 74,555 फॉर्म मात्र 351 सीटों के लिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी अच्छा खासा इस बार एससी एसटी में भी कंपटीशन रहने वाला है। अजमेर जोन में जनरल में अगर आप 70 से 75 का स्कोर, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है पिछली बार भी हाई गई थी, तो इस बार भी इसका हाई वेटेज रहने का पूरा चांस है। ओबीसी में जो रहने के ओबीसी डब्ल्यूएस की 65 से 70, एससी की 60 से 65 और एसटी की 62 से 67 के बीच अगर आप लेकर चल रहे हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। इस बार अजमेर में जनरल का कड़ा मुकाबला है, क्योंकि 57,901 फॉर्म, केवल एक 757 एक सीट पर 797 बच्चों का भारी कंपटीशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। दक्षिणी जो मध्य जोन है, जैसे बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, तो जो बच्चे बेंगलुरु जोन में भर रहे हैं, आप लोग देखो, पहले आप जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस जोन से आपने फॉर्म भरा है, आप किस कैटेगरी में हो और आप कितना अटेम्प्ट करके आए, ठीक है, या मुझे कमेंट करके बताएंगे। उस हिसाब से मैं आपको, मेरे पास और डाटा आएगा और मैं और बच्चों को समझा पाऊंगा। ठीक है, आइए चलिए। बेंगलुरु जोन में 70 से 75 का स्कोर इस बार भी लेकर चलना है, क्योंकि पिछली कट ऑफ भी यहाँ की हाई ही गई थी। उस हिसाब से यहाँ पर इस बार फॉर्म भी कम है। दूसरी बात यह है, फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं बेंगलुरु। ठीक है, तो ओबीसी डब्ल्यूएस की भी 65 से 70 के बीच आपका सेफ रहेगा। 62 से 67 एससी और एसटी की 65 से 70। अब आपको सर एसटी की इस बार यहाँ ज्यादा क्यों? एसटी की ज्यादा इसलिए क्योंकि बेंगलुरु में एससी बच्चों का कंपटीशन बहुत कम देखने को मिल रहा है। एसटी कैंडिडेट, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं कि सर मैंने एसटी कैंडिडेट हूं और मैंने यहाँ से फॉर्म भरा है, और मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर जो बच्चे हैं थोड़े से अच्छा एवरेज लेकर आ रहे हैं। एसटी कैंडिडेट जो भी मैंने देखे हैं वो कह रहे हैं सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मेरा इतना, पर यहाँ स्कोर तो उतना कम देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर एसटी जो कट ऑफ है उस पर ध्यान दें। कम सीटों के बावजूद 27,743 से ज्यादा फॉर्म, तो यानी कंपटीशन अपने आप में बढ़ जाता है। भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में 72 से 76, ओबीसी डब्ल्यूएस में 66 से 71, एससी में 65 से 70 के बीच और एसटी में 67 से 72 के बीच अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक थी, तो कट ऑफ जो है उच्च माध्यम श्रेणी में ही रहे। अब पूर्वी और जो मध्य जोन है, जैसे कि भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, मैं उस पर भी एक बार चर्चा कर लेता हूं। ठीक है जी सर। देखिए भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर की आपने शायद पिछली कट ऑफ भी शायद आपने देखी होगी, तो उस हिसाब से इस बार भी कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ ये है कि पहले हाईएस्ट ही 70 गई थी, पर उस एवरेज को देखा जाए तो इस बार जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था इतना भी ज्यादा नहीं था, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ की कट ऑफ जो है 71 से आपका 76 के बीच ही रहने वाली है। ओबीसी डॉलर्स की 67 से 72, एससी की 66 प्लस और एसटी की 70 के लगभग ही यहाँ पर रहने वाली। ठीक है, भुवनेश्वर की भी, क्योंकि यहाँ पर जनरल की मात्र 405 सीटों पर ही कड़ा संघर्ष है। अब बात आती है मेरे भाई बिलासपुर की। बिलासपुर में आपका 70 प्लस अगर आपका एवरेज है तो आप अपने आप को सेफ मानकर चलिए। ओबीसी डब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं वो 67 प्लस एवरेज ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। एससी वालों का 65 प्लस और एसटी वाले का यहाँ पर 68 प्लस के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। एसटी वर्ग यहाँ पर भी अप्रत्याशित कह सकते हैं, अप्रत्याशित फॉर्म जो है महज 93 सीट के लिए 56,358 आवेदन। कहने का मतलब है एक पद पर अगर 93 सीट पर कंपटीशन ले रहे हैं तो मतलब अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है। सबसे कड़ा जो मुकाबला है वो चंडीगढ़ जोन के लिए, जो कि आपका पिछली बार भी आपने देखा था, चंडीगढ़ और आपका चेन्नई एकदम डेंजर जोन में थे। इस बार भी यहाँ पर आंकड़ा बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर लगभग 2.5 से 3 लाख आवेदन लगातार देखा गया, तो जनरल कैटेगरी में ही सिर्फ भरे गए हैं। तो कहने का मतलब है चंडीगढ़ में अपने आप कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, और अगर बच्चे का 75 से ऊपर अगर स्कोर लेकर चल रहे हो या आपका आया है तो मेरे भाई आपको लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही हूं। ओबीसी डब्ल्यूएस बच्चे का अगर 70 प्लस स्कोर है तो वो सेफ है। एससी वाला बच्चा 68 प्लस और एसटी वाला 64 से ऊपर अगर लेकर चल रहा है तो यहां पर आपके सिलेक्शन के चांस दिख जाते हैं। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी 72 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ओबीसी डब्ल्यूएस में 67 से 71 के बीच, एससी बच्चा 65 से 70 और एसटी बच्चा भी 65 से 70 एवरेज, क्योंकि एससी एसटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा है, लगभग सेम से ही कट ऑफ है, 3 से 4 नंबर का एक अंतर पड़ जाता है।
ठीक है, यहाँ पर भी 1.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं जनरल फॉर्म, हम सिर्फ जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल में। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कंपटीशन का स्तर भाई साहब बहुत तगड़ा है। उत्तरी पूर्वोत्तर जोन जैसे कि गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी, तो यहाँ पर सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए? तो एक बार आप लोग भी बताना कि भाई आप लोग जो गोरखपुर जोन से भरे हैं, गुवाहाटी जोन से, मतलब मुझे तो ओवरऑल सबका डाटा चाहिए, बट आप लोग बताना कि आपका स्कोर कितना आया है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद मैंने आपको बताया कि मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं, कितने घटने का चांस होता है, ठीक। तो सारी चीजें आ जाएगी। अब गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में 68 से 73 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आप ठीक है, आप ठीक है। ओबीसी में 65 से 70 के बीच है तो आप भी सेफ हैं। 62 से 67 के बीच एससी वाले कैंडिडेट भी सेफ रहेंगे और 61 से 66 के बीच एसटी कैंडिडेट भी सेफ रहेंगे। तुलनात्मक रूप से सुरक्षित जोन जो है फॉर्म की संख्या यहाँ पर सीमित रही। दूसरी बात, गुवाहाटी जो है जनरल में 70 से ऊपर आपका अगर आ रहा है वो ठीक है। ओबीसी डब्ल्यूएस का 67 प्लस, एससी का 65 प्लस और एसटी का 65 प्लस, यानी अच्छी वैकेंसी के बावजूद आवेदन की संख्या यहाँ पर अधिक रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां पर वैकेंसी थोड़ी ज्यादा दिख जाती है ना, बच्चा वहां पर टूट पड़ता है, वहीं पर टूट पड़ता है। तो वहां पर कंपटीशन का स्तर इतना बढ़ जाता है, ये तो होता है कि मॉडरेट जोन बन, मॉडरेट क्या वो डेंजर जोन बन जाता है। जैसे कोलकाता को देख लो, मुंबई को देखो, हाई अलर्ट में है ना। कोलकाता में इतना ज्यादा सीट, तो देखो बच्चों को लगा कि यार यहाँ पर तो बढ़िया सीट है, 767 है जनरल में सीट, लो भाई साहब जब जनरल में इतनी है तो बाकी में भी लो, पढ़ दो भाई साहब, तोड़ दो इसकी कमर, तोड़ दी सबने, एवरेज बढ़ा दिया यहाँ का। अब जनरल की कट ऑफ यहाँ पर कम से कम मेरे भाई 73, 74, 75 तक जाएगी। तो यानी एवरेज हमें अगर 72 से 76 के बीच लेकर चल रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि कहीं हद तक ये ठीक रहेगा आपके लिए। इसी प्रकार मेरे भाई अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, अगर 70 से 74 के बीच आपका एवरेज है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। एससी वाला 67 से 72 के बीच है तो सेफ मानेगा, और 66 से 70 के बीच एसटी वाला भी अपने आप को सेफ मानेगा, क्योंकि 767 जनरल में सीटें थी। कितना 2.58 जी हाँ, 2.5 लाख से भी ऊपर फॉर्म, और कट ऑफ आसान छूने की अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। अगर आप सोचो कट ऑफ यहाँ पर लो चली जाएगी, भूल जाओ मेरे भाई। रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार मुंबई ने भी, मुंबई की इस बार रिकॉर्ड, एससी वर्ग में ही 4 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए सिर्फ एससी में। सोचो जनरल में कितने होंगे, ओबीसी में कितने होंगे। तो मुंबई बहुत हाई अलर्ट में, तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर भी 70 प्लस लेकर चलनी पड़ेगी। ओबीसी डब्ल्यूएस वाला 68 प्लस, एससी एसटी, एससी में बात करें तो 68 प्लस इनको भी, क्योंकि ओबीसी एससी में अब यहाँ पर भी ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि एससी वालों ने टक्कर के फॉर्म भरे भाई यहाँ पर मुंबई में। एसटी का 66 प्लस स्कोर कम से कम लेकर चलना पड़ेगा दोस्त। इसी प्रकार पटना, ये भी खतरे में है, खतरे का जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी अगर बात करें होम स्टेट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं बिहार का हूँ यहीं पे भर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। माइग्रेशन जोन, यानी कि पटना और प्रयागराज दो ऐसे जोन यहाँ पर हो गए जो बच्चा सोचता है यार होम डिस्ट्रिक्ट भर लो ना, सबसे बढ़िया रहेगा, अपना यही रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, घर के पास रहेंगे, सबसे अच्छा। इस चक्कर में ये खतरे का जोन बन चुके हैं पटना और प्रयागराज। और जिन बच्चों ने यहाँ का फॉर्म भरा है अपना अटेम्प्ट बताइएगा जरूर। होम स्टेट फैक्टर की बात, यानी बाहर नौकरी ना कर रहे, बहुत सारे सोचते हैं यार बाहर जाना पड़े, कहीं पड़े रहेंगे, इससे बड़े ही भर लो, पास के पास है, लग गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बाहर नौकरी कर रहे जो कर्मचारी हैं वो वापस यूपी या बिहार आने के लिए फॉर्म भरते हैं, जिससे कट ऑफ हमेशा यहाँ की हाई चली जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है पटने वाला बच्चा 73 से 77 कम से कम मान के चलना भाई, ठीक है। ओबीसी डब्ल्यूएस वाला बच्चा भी 70 से 74, एससी वाला 68 से 72 और एसटी वाला भी 67 से ऊपर अगर स्कोर लेकर चलोगे, ये आपके लिए एकदम सेफ है। अगर इतना आपका है तो बता दीजिए कमेंट के कि हाँ सर मेरा इतना ही है, इनके बीच में ही है, और एक्स्ट्रा है तो एक बार ये भी बता, ठीक है। कम आ रहा है तो क्या करेंगे, अभी अपन लोग बात करेंगे प्रयागराज की 72 से 76 के बीच, ओबीसी डब्ल्यूएस की 68 से 72, एससी की 66 प्लस और एसटी की 65 प्लस। अगर आप इतना स्कोर लेकर चल रहे हैं, इतना आ रहा है तो भाई आप सेफ हो। यूपी और दक्षिणी क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूँ, दक्षिणी जो जोन है हमारे, जैसे रांची, सिकंदराबाद, रांची का बच्चा भी 70 से 75 आप एवरेज लेकर चलें, ओबीसी का 67 से 70, एससी का 68 से 72 और एसटी का 67 से 71। सिकंदराबाद में 70 प्लस ले लेंगे तो भी आप सफिशिएंट है। ओबीसी डब्ल्यूएस 68 से 72, एससी का 68 और एसटी का 67। आपने जैसी पिछली बार कट ऑफ देखी होगी, आपका 2019 का भी डाटा आपने देखा होगा, उस टाइम तो 1 लाख वैकेंसी थी, तब भी ऐसे बहुत सारे जोन थे जहां पर जनरल को भी ओबीसी ने बीट किया है, ठीक है। क्योंकि ओबीसी का कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है जनरल वाले बच्चों का, वो कहीं ना कहीं आपका ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस के चक्कर में तो जो जनरल की कट ऑफ है और बच्चा आधा ईडब्ल्यूएस में चला गया, तो ईडब्ल्यूएस की वजह से उसकी कट ऑफ अलग जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा ओबीसी वाला जनरल को टक्कर दे पा रहा है, और जनरल की कट ऑफ जो है
वो ओबीसी से कभी कभी क्या होती है, नीचे चली जा रही है, ओबीसी ऊपर चला जा रहा है 2 से 3 नंबर भी, ठीक है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन सुरक्षित स्कोर यहाँ पर भी 70+ अगर लेकर चलेंगे सिकंदराबाद में भी तो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, मेरा स्कोर जो आपने बताया उससे कम आ रहा है। देखो पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका स्कोर 60 से कम है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका स्कोर 60 से कम आ रहा है तो आपके आने वाले बहुत सारे विकल्प हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी आने वाला, फिर ग्रुप डी, बहुत सारे विकल्प हैं, आप उनके लिए तैयारी करिए, रुकना नहीं है। जिनको लग रहा है मैं सेफ हूं, जिनको लग रहा है मैं सेफ हूं सर, मैं मेरा स्कोर इतना आ रहा है जितना आप बता रहे हैं, मैं जिस जोन का आपने बताया कि इसका इतना, मेरा इतना आ रहा है सर, मैंने इस जोन से भरा, इस कैटेगरी में भरा, मेरा इतना आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आ रहा है तो आप लोग थोड़ा मॉर्निंग में जाकर रनिंग वगैरह करिए, वजन उठाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 3 गुना अगर बच्चा बुलाया जा रहा है तो कोई ना कोई बच्चा बाहर जा भी रहा है। अगर ये सोचे कि सर ये तो बहुत आसान है, तो बच्चा बाहर क्यों जा रहा है फिर, है ना, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको अच्छा तरीके से करना है, अव्वल आना है, तो भाई ये काम आपको करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है मेरे भाई कि आपको जो बच्चे 60 से ऊपर, यानी कि जो नीचे है वो तो मैंने बता दिया भाई, अपना नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। बाकी जिनका इसमें सिलेक्शन हो रहा है, जिनको लग रहा है कि सर मेरा उतना आ रहा पा रहा है, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप आने वाले नेक्स्ट एग्जाम, जैसे एनटीपीसी अच्छी पोस्ट होती है जिसमें टीटी होते, टीटी हो गया, टीसी हो गया, आपका स्टेशन मास्टर हो गया, आपका ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर हो गया, या आपका सीसीटीएस हो गया, सुपरवाइजर हो गए, ये सब आपका ट्रेन क्लर्क हो गया, इन सब पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करो आने वाले एग्जाम को। क्योंकि देखो स्थिरता मैटर नहीं करती, स्थिरता में अगर आप वहीं पे रुके हुए तो ये अच्छी चीज नहीं है। आपका एग्जाम है, ठीक है, उसको क्लियर कर दिया आपने, अगर आपका नंबर आ जाता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट, बट आगे आने वाले एग्जाम को भी आप फॉर्म भरो, आप एएलपी भरो, असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे। तो अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम एएलपी आता है, एएलपी के बाद अगर एनटीपीसी आता है उसको भी भरो, आपको रुकना नहीं है। मेरा मानना ये है कि अच्छी बात है आपका सिलेक्शन हो जाए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट नेक्स्ट को भरो, क्योंकि उसके भरोसे बैठे कि यार रिजल्ट आए फिर मैं सोचूं कि यार मेरा हुआ है नहीं हुआ फिर मैं आगे भरूं, इतना नहीं सोचना। होगा, अगर होना होगा तो मेरे भाई हो जाए, और नहीं होना होगा तो हमने अगला भर ही दिया। तो अपन को ये नहीं यार उसका इंतजार करते हैं, जैसे बच्चा कहते हैं ना यार पहले वैकेंसी आए फिर तैयारी करूंगा, वैकेंसी आ गई फिर कहता है यार एग्जाम की डेट आ जाए, एग्जाम की डेट आ जाए तो पढ़ूंगा, एग्जाम की डेट आई यार 35 से 40 दिन बाद एग्जाम, बच्चा का यार अब तो तैयारी नहीं होगी, अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। ये सब ये सर्कल बहुत गलत चीज है, ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को बदलना पड़ेगा। क्या ये कट ऑफ बहुत ज्यादा है जो मैंने आपको बताया? नहीं मेरे भाई, देखो 32,000 वैकेंसीज है, 1 करोड़ प्लस आवेदन है, तो स्मार्ट और अनुभवी छात्र जो है वो 70+ कट ऑफ की वास्तविकता ये आपकी है। इस बात को आप भी जुटला नहीं सकते, क्योंकि भाई 1-2 कंपटीशन नहीं है कि 1-2 हजार के बीच कंपटीशन, 1 करोड़ से ऊपर बच्चे हैं और वैकेंसी सिर्फ चुल्लू भरा। 32,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं है, उसका एक पार्ट भी नहीं है। तो झूठी उम्मीद मन में दिलासा देना तो बेकार है, मैं भी नहीं झूठी दिलासा दूंगा। वैकेंसी पिछली बार की तुलना में 1/3 से भी कम है, भले ही पेपर कठिन था, लेकिन चयन के लिए आपको इससे वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप इतना एवरेज नहीं लेकर चल रहे हो और आप मन में एक झूठी दिलासा लेकर बैठे हो, या मैं आपको झूठी दिलासा करूं अरे नहीं मेरे भाई आपका हो जाएगा, उस बात में कोई फायदा नहीं, ठीक है, उस बात में मेरे भाई कोई फायदा नहीं है, झूठी दिलासा मैं भी नहीं दूंगा। बाकी अपने ऊपर काम करते रहो, तरक्की करो। आपका अगला कदम बिना देरी के पीईटी के लिए तैयार हो। जिनको लग रहा है मेरा स्कोर इतना है, रेंज में है, दौड़ना शुरू कर दो। यदि आपका रो स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद 2-3 बढ़ सकता है, 2, 3, 5, 7 नंबर, 12 नंबर बढ़ सकता है, घटने को आए तो 2-3 घट भी सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं जहां सर आपने बताया उससे 2 नंबर या 3 नंबर मेरा कम आ रहा है जो आपने बताया, तो भी आप पीईटी के लिए तैयारी करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका नंबर बढ़ जाते हैं मेरे भाई, ये मत दुख बताना कि यार आपने 68 बताया, मेरे तो अभी 63, आपने 68 बताया, मेरे तो वहां 65 है, 2 कम आ रहा है ना, 3 कम बता रहे हो ना वहां से, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तैयारी करो। थोड़ा क्या करना है, मॉर्निंग में वॉक करने जाना है, थोड़ा सा वजन उठाओ, घर में ही वजन उठा लो, कोई जरूरत थोड़ा सड़क पे भागना है वजन उठाकर, नहीं, छोटा मोटा काम करते रहो। इससे क्या होगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद तुम्हारे नंबर बढ़ते भी हैं 2 से 4-5 नंबर, तो हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, तो अपने ऊपर यकीन रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। समय का इंतजार मत करो, नेक्स्ट वैकेंसी का भी फॉर्म भर देना भाई। आपकी क्या स्थिति है, आपका जोन, आपकी कैटेगरी और रो मार्क्स कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पर मैं इस चैनल में 9 बजे मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूं। मैं 35 दिन में 35 चैप्टर पूरे कवर करा रहा हूं। तो 35 दिन का एक मेरा स्टडी प्लान ऐसा है कि जो आपने 2 साल में नहीं पढ़ा, 35 के 35 चैप्टर, 1 शॉट वीडियो 2.5 से 3 घंटे की होती है मेरी, जिसमें मैं डेली प्रत्येक चैप्टर को खत्म करता हूं। तो ऐसे शानदार तरीके से वीडियो देखकर अपनी रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करिए। 35 दिन मेरे साथ जुड़कर देखिए, आपको वाकई यकीन होगा कि यार रीजनिंग को आपने सर नस्ते नाबूद कर दिया। बाकी मिलते हैं सुबह 9 बजे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।